Hello everyone. Today we are discussing the renal system. It's an important system, so we are discussing that renal system. renal system को हम दूसरा नाम है यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। renal मीन्स renal हम इसको बोलते हैं किडनी को। किडनी इज कॉल्ड renal। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम स्टडी करेंगे इसमें। किडनी जो कि दो होती हैं, यूरेटर भी दो होते हैं, और ब्लैडर और यूरेथ्रा। हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम इसमें पढ़ेंगे। देखिएगा, यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये दो किडनी होती हैं। ये अपनी राइट किडनी हो गई, सॉरी लेफ्ट किडनी हो गई, और ये कौन सी है, राइट किडनी। राइट किडनी जो होती है वो क्या रहती है, नीचे रहती है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में क्या आ जाता है, लीवर आ जाता है। तो एनाटोमिकली राइट किडनी नीचे रहती है। यहाँ पे देखिएगा, ये राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी, ठीक। अब देखिएगा, नीचे बात करते हैं हम किडनी के बारे में सबसे पहले। तो ये किडनी से निकलने वाला ये यूरेटर हो गए, ये दोनों यूरेटर हो गए, दोनों कहाँ मिलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में, और ब्लेडर से फिर कहाँ जाता है, यूरिथ्रा से मिल जाता है, ठीक। किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी का जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है। पोजीशन इसकी क्या होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पे होती है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, क्वेश्चन आता है इसमें भी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या है, नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल यूनिट है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, मेडुला और कोर्टेक्स। देखिए, जो किडनी जो दिखाई दे रही है इसमें इसमें जो मेडुला होता है अंदर का पार्ट, मेडुला क्या होता है, अंदर का, और कोर्टेक्स क्या होता है, बाहर का पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स। किसी भी ऑर्गन्स के अंदर ऐसा पार्ट्स होते हैं, मेडुला और कोर्टेक्स। तो मेडुला जो होता है वो इनर पार्ट होता है, और कोर्टेक्स का होता है आउटर कवरिंग होती है। फंक्शन देखिए, किडनी की क्या फंक्शन होते हैं। यूरिन का एक्सक्रीशन करती है, प्रोडक्शन ऑफ रेनिन करती है। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, कि रेनिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, किडनी से होता है, और ये क्या करता है, उसका बीपी बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेफ्रॉन से इसका सिक्रेशंस होता है, प्रोडक्शन जो कहाँ होता है रेनिन का, नेफ्रॉन से होता है किडनी के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, ये क्या करती है, एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन करती है। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, जो आरबीसी के मेचुरेशन में हेल्प करवाता है। क्या करवाता है, आरबीसी के मेचुरेशन में हेल्प करवाता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि स्किन से जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है सनलाइट से। तो विटामिन डी को ये क्या करती है, किडनी एक्टिवेट करती है, जिससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। विटामिन डी क्या करवाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। तो यदि किडनी डिजीज होगी तो उसके अंदर कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसकी वजह से। तो सबसे पहले देखिए, ये हम यहाँ पे नेफ्रॉन दिखाया हुआ है। नेफ्रॉन की ये स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, जो कि स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। इसके अंदर क्या होता है, देखो, इधर से ब्लड आता है, ये बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं इसको, इस पार्ट को बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर ये ब्लड आता है, और एक कैपिलरीज रहती है, इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये फिर डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू आगे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता रहता है। देखिए, ये फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, इसके बाद में पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्जन ट्यूबल्स, फिर लूप ऑफ हेनले आ जाती है, फिर डिस्टल कन्वर्जन ट्यूबल्स, डीसीटी आ जाती है। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्स आता है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट मोस्टली, तो ये देख लीजिएगा आप। और रीनल वेन्स के थ्रू वापस से इसमें ब्लड, कि यहाँ से आता है तो ये छन छन जाता है, इसमें ब्लड फिल्टर होता है, वापस फिर वेन के थ्रू आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये पूरा जाल रहता है कैपिलरीज का इसके चारों तरफ, तो वो फिल्टर होता रहता है। सबसे पहले यहाँ होता है ग्लोमेरुलस, जो कैपिलरीज है, यहाँ बोमन कैप्सूल में हो जाता है, फिर पीसीटी में होता है, फिर लूप ऑफ हेनले में, और डीसीटी में, और कलेक्टिंग डक्ट में रहा सा इसमें हो जाता है, बाकी फिर निकल जाता है।
तो देखिए यदि ग्लोमेरुलस, यहाँ पे है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, इसके अंदर इंफ्लामेशन हो गया, मान लो इसके अंदर इंफ्लामेशन हो गया, इस बोमन कैप्सूल्स के पार्ट्स में इंफ्लामेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखिए नेफ्रा, नेफ्रा जो, नेफ्रा मीन्स ये किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। नेफ्राइटिस मीन्स इंफ्लामेशन द किडनी, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस जिसके भी पीछे लग जाता है उसका मतलब इन्फ्लामेशन। कोज क्या हो सकते हैं, देखिए इसका एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी इसका कोज है, इसका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी का डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी इसके कॉज हो सकते हैं। असेसमेंट में देखिए क्या होगा, जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। क्लाउडी स्मोकी ब्राउन कलर्ड यूरिन भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लामेशन है, यानी कि डैमेज हो सकता है, ब्लड सेल्स भी बाहर आ सकती हैं यूरिन से, तो इससे हेमोचूरिया, यानी कि कैसा कलर का यूरिन आएगा, ब्राउन कलर का यूरिन आएगा। इंक्रीज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एएसओ टाइटर होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। तो ये टाइटर भी इसमें बढ़ा हुआ मिलता है, किसके अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा ये कहाँ पे बढ़ा हुआ मिलता है, रूमेटोइड अर्थराइटिस के अंदर भी ये बढ़ा हुआ मिलता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस जब हम चेक करते हैं कि रूमेटोइड अर्थराइटिस हो रखा है कि नहीं, तो उसमें ये टेस्ट करवाते हैं, एएसओ टाइटर। इसके अलावा क्या मिलेगा इसमें, देखिए एजोटेमिया मिलेगा। एजोटेमिया का मतलब क्या है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं एजोटेमिया। एक टर्मिनोलॉजी याद रखना। कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। किडनी फेलियर होगी, किडनी फेलियर मीन्स यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ओलिगोयूरिया होगा, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर वेस्टेज का मात्रा बढ़ जाएगी, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंड्रोम जो भी आता है वो क्या है कि एक तरीके से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको सिंड्रोम हम बोलते हैं। इट इज ए किडनी डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाई, ये क्या है, किडनी डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेसिव प्रोटीन यूरिया, मेसिव मीन्स बहुत ज्यादा प्रोटीन निकलेगा, इसमें यूरिन में, प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन के अंदर प्रोटीन, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलेगा, एक्सेसिव प्रोटीन निकलेगा। जब प्रोटीन निकलेगा तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, मोस्टली जो प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर वो कौन सा है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइपो एल्बुमिनिया। और एल्बुमिन कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर को वो पकड़ के नहीं रख पाएगा, यानी कि वो ऑनकोटिक प्रेशर जो मेंटेन करता है, प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर में मेंटेन करके रखता है, तो उस प्रेशर कम रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाएगा और एडिमा होगा। तो ये ध्यान रखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है, एक किडनी डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेसिव प्रोटीन यूरिया होगा, मेसिव प्रोटीन यूरिया होगा तो हाइपोएल्बुमिनिया होगा, साथ में एडिमा इसमें हो जाएगा। हाइपोएल्बुमिनिया होगा तो एडिमा होगा ही। असेसमेंट देखिए क्या क्या होगा, क्या असेसमेंट करेंगे पेशेंट में, वेट गेन होगा, होगा कि नहीं होगा वेट गेन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि प्रोटीन निकल गया, ऑनकोटिक प्रोसेस नहीं बचा है, तो इससे क्या होगा, फ्लूइड जो है, फ्लूइड कहाँ जाएगा, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, स्वेलिंग होगी, सेल्स स्वेल्ड हो जाएंगी, और उसकी वजह से वेट गेन होगा। दूसरा, पेरी ऑर्बिटल और फेशियल एडिमा रहेगा मोस्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले पेशेंट में जब सुबह उठते हैं तो उनके अंदर पेरी ऑर्बिटल, आंखों के चारों तरफ और फेस पे एडिमा मिलेगा, सूजा हुआ मिलेगा, तो हम लगा सकते हैं कि किडनी डिसऑर्डर्स इसके अंदर है कोई ना कोई। इसके साथ में मेसिव प्रोटीन यूरिया होगा, बिल्कुल ये तो है ही, मेसिव प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपोएल्बुमिनिया एडिमा। उसके अलावा एसाइटिस होगा, एसाइटिस मीन्स फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी,
यानी कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी, उसे बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस भी हो सकता है क्योंकि फ्लूइड जो है वहाँ से लॉस होगा तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, तो वो एसाइटिस हो सकता है। देखिए, रीनल ग्लोमेरुलर डैमेज होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस है उसका जो डैमेज होगा, तो प्रोटीन यूरिया होगा, मेसिव प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा निकलेगा, मेसिव प्रोटीन यूरिया होगा। इसकी वजह से हाइपोप्रोटीनेमिया हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, हाइपो, यानी हाइपो एल्बुमिनिया भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एडिमा होगा। इसके साथ साथ हाइपोवोलेमिया होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगी, फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलरी कम हो जाएगी। ये क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन, एडीएच और एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन को बढ़ाने को स्टिमुलेट करेगा, कि वॉल्यूम कम है तो वहाँ पे सोडियम एंड वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से भी एडिमा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, हाइपोवोलेमिया है, ब्लड कम है तो किडनी में भी कम जाएगा ब्लड, तो वहाँ से रेनिन रिलीज होगा, और रेनिन क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड वेसल्स को क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, ग्लोमेरुलो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, किडनी प्रॉपर काम नहीं करती, प्रोटीन यूरिया रहेगा, हाइपो एल्बुमिनिया रहेगा, और इसकी वजह से एडिमा रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या वेट गेन हो सकता है, सुबह सुबह उसमें सूजन मिलेगा पेशेंट पे, एसाइटिस हो सकता है, ये नई चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है क्रिप्टोर्चिडिल, ये बच्चों के अंदर मिलता है, क्या है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो नॉर्मली क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये सॉरी टेस्टिकल्स जो हैं ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। जब क्या होता है, कभी कभी बच्चों के अंदर ये जो टेस्टिस हैं ये स्क्रोटम में नहीं आते हैं, स्क्रोटम में नहीं आते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, इंगुइनल रीजन में ही रह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस यहाँ पे डिसेंड नहीं हो पाते, यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, उनको हम बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, क्रिप्टोर्चिडिज्म, इसको एक नाम दिया गया क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। इसमें है वन और बोथ टेस्टिस आर नॉट पाल्पेबल इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में पाल्पेबल नहीं है, तो उसको हम क्रिप्टोर्चिडिज्म कह सकते हैं, एक या दोनों। बिफोर 1 ईयर यदि है पेशेंट के अंदर तो क्या करना है, वेट करेंगे फॉर स्पॉन्टेनियस डिसेंड अकर। यदि 1 साल से पहले है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो मैं उसमें टेस्टिकल्स नहीं फील हो रहे हैं, तो हम वेट करेंगे कि हो सकता है ऑटोमेटिक ही ये आ जाएं। यदि 1 साल से बाद भी नहीं आते हैं तो मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, ये HCG हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उसको देते हैं बच्चे को, जिससे क्या होता है, वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और इस चीज की वजह से वो डिसेंड हो सकते हैं, टेस्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वापस स्क्रोटम में आ सकते हैं। तो ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ऑर्चिडोपेक्सी करते हैं, ठीक है। ऑर्चिडोपेक्सी में क्या करता है, इसके अंदर ये जो होता है ये सेकंड बर्थ डे से पहले पहले हमें करना होता है, यानी कि 2 साल का जब होता है बच्चा, उससे पहले पहले ऑर्चिडोपेक्सी करना है, ठीक है। ऑर्चिडोपेक्सी मतलब क्या होता है, सर्जिकल उसे इंगुइनल रीजन में है तो वहाँ सर्जिकली हम उसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, यानी कि टेस्टिकल्स को स्क्रोटम में ले आते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्चिडोपेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस। देखिए यहाँ पे एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एपिस्पेडियासिस हाइपोस्पेडियासिस में जो होता है, ये जो यूरिनरी ओरिफिस है, यानी कि जो यूरिन का जो रास्ता है, वो क्या होता है, नॉर्मली ऐसे रहता है, ये पेनिस है, पेनिस के अंदर बिल्कुल बीच से होके यहाँ पे टिप ऑफ द पेनिस पे रहता है, टिप ऑफ पेनिस से ही यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन हाइपोस्पेडियासिस में क्या होगा, जो जो पेनिस की जो
नीचे की सरफेस है, यहाँ पे ये रहेगा, ओपनिंग यहाँ पे रहेगी, तो पेशाब इधर से आएगा पेशेंट का, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोस्पेडियासिस। और एपिस्पेडियासिस में क्या होगा, जब ये ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ हो जाएगी, इसकी डोर्सल सरफेस पे हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम एपिस्पेडियासिस, ठीक है। कंजेनाइटल डिफेक्ट है ये, इन विच एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथल ऑरिफिस ऑफ पेनिस, पेनिस की जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है उसकी एबनॉर्मल ओपनिंग रहती है इसमें, इसको एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस प्रकार से होते हैं। यदि वेंट्रल सरफेस पे है तो हाइपो, और डोर्सल सरफेस पे है तो एपिस्पेडियासिस, ठीक है। ध्यान रखना है इसका। क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एपिस्पेडियासिस क्या है, हाइपोस्पेडियासिस क्या है। तो इस वाले बच्चों में क्या ध्यान रखना है हमें, सरकमसीजन इज नॉट परफॉर्म इन न्यूबॉर्न विद एपिस्पेडियास और हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास और एपिस्पेडियास के पेशेंट्स के अंदर हमें क्या नहीं करना है, सरकमसीजन नहीं करना है। सरकमसीजन क्या होता है, जो फोरस्किन होती है इसको कट करना, इसको सरकमसीजन कहते हैं। जो फोरस्किन होती है इसके आगे की, पेनिस के आगे की, उसको हम कट करके हटा देते हैं, उसको बोलते हैं सरकमसीजन, जो मुस्लिम बच्चों के अंदर किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग फॉर 60 to 18 मंथ ऑफ एज। तो 16 से 18 महीने के बीच बीच में जब से टॉयलेट ट्रेनिंग जब स्टार्ट करवाते हैं बच्चे को, उससे पहले ही सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, ताकि वो टॉयलेट ट्रेनिंग में उसको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, और है क्रोनिक किडनी इंजरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखिए। एक्यूट मीन्स होता है सडनली कोई इंजरी हो गई किडनी के अंदर, तो वो एक्यूट है। यदि वो एक्यूट लंबे टाइम तक रही है तो वो क्रोनिक हो गई, ठीक है। तो ये एक्यूट क्या है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शंस के सडन लॉस हो गए कुछ इंजरी की वजह से, या फिर उसके अंदर कोई चोट लग गई किडनी के अंदर, उसकी वजह से सडन लॉस हो गए, उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। क्रोनिक में क्या है, स्लो और प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। यदि इरिवर्सिबल लॉस हो जाते हैं किडनी फंक्शंस, तो वो कौन सा हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज। इसके अंदर देखिए क्या हो जाता है, GFR जो है 60 ml/मिनट से कम, या फिर 60 ml/मिनट तक हो जाती है। तो GFR, नॉर्मल GFR होती है, क्वेश्चन देखना इसका भी आता है, नॉर्मल GFR रेट कितनी होती है। तो नॉर्मल GFR रेट होती है 125 ml/मिनट। और यदि ये 60 ml/मिनट या इससे कम हो जाती है तो किस में होती है, ये क्रोनिक किडनी डिजीज में हो जाती है, जब और ये इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है किडनी फंक्शंस का, ठीक है। एटलीस्ट 3 मंथ तक ऐसा रहता है इस क्रोनिक किडनी डिजीज, हम तब उसको बोलते हैं कि ये क्रोनिक किडनी डिजीज है। एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, रिवर्सिबल हो सकती है, ये ठीक हो जाती है, और यदि ठीक नहीं होती तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्रोनिक, ठीक है। इट अफेक्ट ऑल मेजर बॉडी सिस्टम एंड रिक्वायर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जो क्रोनिक किडनी डिजीज है ये क्या है, एंड स्टेज डिजीज हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सीरियस और सीवियर हो सकती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत होगी, और या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, यदि पेशेंट को सर्वाइव करना है तो। तो देखिए इसका कोज क्या क्या है, एक्यूट किडनी इंजरी के क्या कोज हो सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। एक तो पेरी रीनल, यानी कि रीनल से पहले कोई हो गया है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया है या कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है, तो रीनल परफ्यूजन भी कम रहेगा ना, तो उसकी वजह से कुछ डैमेज हो गया हो किडनी में इसकी वजह से किडनी फंक्शन काम नहीं कर रहे, तो वो एक तरीके से क्या है, प्री रीनल कोज हो गए। यानी कि फ्लूइड ही कम आ रहा है, कार्डियक आउटपुट ही कम है, तो कम ही आएगा ना, काम नहीं कर पाएगी किडनी तरीके से, तो इसको बोलते हैं प्री रीनल। इंट्रारीनल में क्या है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस मीन्स जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में जो ट्यूबुल्स है, PCT DCT कलेक्टिंग ट्यूब्स, उन तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, तो वहाँ फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन हो गया, कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किससे हो गई, कोई मेडिकेशन है जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, वो मेडिकेशन हो गई, तो ये इंट्रारीनल यानी किडनी के अंदर की प्रॉब्लम्स हो गई। जो है पोस्ट रीनल, पोस्ट रीनल मतलब किडनी के बाद, यानी कि ब्लैडर और नेक जो है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी कि जैसे किडनी से निकलते हैं तो पेल्विक और जो यूरेटर होता है
वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से किडनी में इंजरी हो रही है, किडनी काम नहीं कर पा रही, किडनी के फंक्शन लॉस हो रहे हैं, तो ये सब कॉज हो सकते हैं इसके एक्यूट किडनी इंजरी के। लेकिन क्रोनिक किडनी इंजरी की क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ये देखिए, एक तो एकेआई हो सकती है, यदि एकेआई ठीक नहीं हुआ है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज। दूसरा डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस क्या क्या कोज करता है, रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी इसे कोज करता है ना, तो इसीलिए ये क्या कर सकता है, इनके किडनी पे इफेक्ट करता है। किडनी पे इफेक्ट करने से क्या है, किडनी फंक्शंस लॉस हो जाते हैं और किडनी को डैमेज करने के डैमेज भी कर देता है, जिसकी वजह से ये मतलब सीरियस कंडीशन हो सकती है और डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। हाइपरटेंशन है, ऑटोइम्यून डिजीज है, और रिकरेंट कोई इन्फेक्शन हो रहा है वो भी कोज कर सकता है क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक किडनी। इसके बाद देखिएगा सिम्टम्स में देखते हैं। सिम्टम्स मोस्टली जो एक्यूट किडनी इंजरी के हैं, तीन फेजेस होती हैं। एक तो ओलिगोयूरिया, यानी कि जब लगी है तो उसके तुरंत बाद ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया मीन्स क्या होता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, लेस देन 400 ml पर डे। नॉर्मल कितना होता है यूरिन आउटपुट, तो नॉर्मल कितना होता है, 1500 ml पर डे लगभग। अडल्ट के अंदर कितना होता है, 1500 ml पर डे। तो यदि 400 ml पर डे से कम है उसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, और सडनली ये किडनी एक्यूट किडनी इंजरी है तो उसके बाद ओलिगोयूरिया फेज होती है। इसके अंदर क्या रहेगा फिर, यूरेमिया के साइन रहेंगे। यूरेमिया मीन्स क्या होता है, यूरिन प्रोडक्ट्स किस में रहेंगे ज़्यादा, ब्लड के अंदर। यूरेमिया मीन्स ब्लड के अंदर ये प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है, यूरिन वाले, यूरिन इन ब्लड, दैट्स कॉल्ड यूरेमिया। तो यूरेमिया के साइन क्या क्या रहेंगे, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, नोजिया रहेगा, वोमिटिंग एंड प्यूराइटिस मीन्स इचिंग। तो ये साइन है यूरेमिया के, एनोरेक्सिया, नोजिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया रहेगा, वोमिटिंग रहेगी और प्यूराइटिस इचिंग रहेगी उसको। तो ये किसके साइन है, यूरेमिया की साइन है। तो यूरिन नहीं निकलेगा बाहर तो यूरेमिया होगा। तो क्या करना है हमें, डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं जब यदि प्रिस्क्राइब्ड हैं तो, ठीक है, ताकि यूरिन बाहर निकल सके। और फ्लूइड जो है उसको थोड़ा कम करना है, कम फ्लूइड पिलाना है, क्योंकि ओवरलोड हो सकता है, यूरिन वैसे ही नहीं निकल रहा है, फ्लूइड बाहर आउटपुट हो नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, जितना आउटपुट हो रहा है उसमें +400 से +1000 ml तक हम उसमें वाटर उसको दे सकते हैं। डायूरेटिक फेज में क्या होगा, यूरिन आउटपुट अचानक से बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना होगा, लगभग 4 से 5 लीटर पर डे। कितना होगा, 4 से 5 लीटर। नॉर्मल मैंने बताया था कि 1500 ml पर डे होता है, ठीक है। एक्सेसिव यदि यूरिन आउटपुट हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि किडनी का जो फंक्शंस है वो रिस्टोर हो रहे हैं, यानी कि किडनी काम करना शुरू कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है रिकवर हो रही है। तो ये रिकवरिंग फेज होगी, इसके बाद रिकवरिंग फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, आईवी फ्लूइड जो है उसको एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आईवी फ्लूइड हम एडमिनिस्टर करेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड। और इसके अंदर देखो क्या क्या हो सकता है इसके साथ में, देखो हाइपोकैलेमिया, यदि फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो रहा है तो पोटेशियम भी बाहर जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया। और ये हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है, कार्डियक एक्टिविटीज़ को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस ऐसे इलेक्ट्रॉइड्स को हम देखना है। हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोवोलेमिया तो होगा ही, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया भी होगा। तो सोडियम पोटेशियम बहुत ही चेंजेस करते हैं साइकोलॉजिकल भी, और मसल्स के अंदर भी, और हार्ट मसल्स में भी। इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स जो मिलेंगे, क्या है, हाइपर मैग्नीसीमिया है, हाइपर फॉस्फेटेमिया है, यानी कि मैग्नीशियम का लेवल हाई हो जाएगा ब्लड के अंदर एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर, ठीक है। फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो है डिक्रीज होगा। कैल्शियम डिक्रीज क्यों होगा, कैल्शियम डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि विटामिन डी नहीं बना पाएगी, किडनी डैमेज हो रखी है, तो विटामिन डी नहीं होगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम कम रहेगा, तो क्या होगा, पीटीएच को स्टिमुलेट करेगा ना, पैराथायरॉयड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, तो उससे बोन डिमिनरलाइजेशन होगी। पीटीएच क्या करता है, यानी कि कैल्शियम को तो बढ़ाता है, कैल्शियम को क्या करता है, ब्लड के अंदर बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, फॉस्फोरस यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है,
तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है और कैल्शियम कम हो गया। तो फॉस्फोरस बढ़ता है तो कैल्शियम कम हो जाता है ऑटोमेटिकली भी, साथ में इसकी वजह से भी, विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन भी मिल सकता है, हाइपोटेंशन भी मिल सकता है। यदि ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हाइपोटेंशन, और एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो हाइपरटेंशन। इसके साथ में हाइपोकैलेमिया मिलेगा। हाइपोकैलेमिया मैंने बताया क्यों मिलेगा हाइपोकैलेमिया, क्योंकि विटामिन डी अनेबल होगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और लेवल ऑफ फॉस्फोरस भी इंक्रीज होगा। यदि इसका कैल्शियम कम रहेगा तो लेवल ऑफ फॉस्फोरस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमें डाइट में ध्यान रखना है, क्या देना है, लो प्रोटीन डाइट देनी है। किडनी वाले पेशेंट जिनके अंदर किडनी डैमेज हो रखी है या किडनी डिजीज है, उनको हमें लो से मॉडरेट प्रोटीन देना है। प्रोटीन अच्छे क्वालिटी का देना है लेकिन बहुत कम देना है। हाई कार्बोहाइड्रेट देनी है और लो पोटेशियम देनी है और लो फॉस्फोरस देनी है। ठीक है, पोटेशियम कम देना है, फॉस्फोरस कम देना है, प्रोटीन कम देना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देना है, ताकि उसमें एनर्जी मिलती रही है। हाई कैलोरी डाइट देनी है। अब देखिए इसके अंदर जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, इसके अंदर क्या होगा, इसके सिम्टम्स मिलेंगे, एनीमिया मिलेगा। क्या मिलेगा, एनीमिया। एनीमिया क्यों मिलेगा, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर किडनी फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, किडनी यूरिन का एक्सक्रीशन कर ही नहीं पाती है, तो इसके साथ साथ इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन भी प्रोडक्शन करती है ना, किडनी का फंक्शन है एक। और जब इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी डैमेज किडनी, तो इससे क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा और एनीमिया हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियली हमें देंगे इपोइटिन अल्फा और डोर्बिपोइटिन अल्फा, ये हम इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ताकि आरबीसी को मैचुरेशन करवा सके। जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है। दूसरा, जीआई ब्लीडिंग क्यों होगी, देखिए यूरिया का लेवल बढ़ेगा। जब यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, किडनी काम नहीं करेगी, तो यूरिया का लेवल बढ़ेगा ब्लड में। तो यूरिया क्या करता है, यूरिया जो है वो अमोनिया में ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिया को अमोनिया में तोड़ देंगे, और ये अमोनिया क्या करेगा, इरिटेट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, जिससे अल्सरेशन कर सकता है म्यूकस में और ब्लीडिंग कर सकता है। तो जिसकी वजह से जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। हाइपर कैलेमिया होगा, क्योंकि पोटेशियम निकलेगा नहीं बाहर, बाहर नहीं निकलेगा तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाइपर कैलेमिया होगा, नॉर्मल कितना होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी याद रखना। ठीक है, तो हाइपर कैलेमिया होता है तो ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आता है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चेंजेस आता है, पी वेव फ्लैट हो जाती है, टी वेव टॉल होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाइड होता है, और पीआर इंटरवल प्रोलोंग्ड होता है। ठीक है, यदि पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो, अब देखिए पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो इसका एंटीडोट देते हैं। पोटेशियम का एंटीडोट क्या रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम जीआई ड्रिप भी दे सकते हैं। जीआई ड्रिप में क्या होता है, ग्लूको डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन। तो ये क्या करता है, इंसुलिन और डेक्सट्रोज, इंसुलिन क्या करता है, जो यानी कि ग्लूकोज को शिफ्ट करता है, ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी ये इंट्रासेलुलरी शिफ्ट कर देता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटेशियम है उसको इंट्रासेलुलरी शिफ्ट करता है। और डेक्सट्रोज हम इसके साथ देते हैं ताकि ग्लूकोज भी जा रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, इसलिए हम बोलते हैं जीआई ड्रिप, इसको बोलते हैं जीआई ड्रिप। तो ये पोटेशियम को शिफ्ट कर देता है सेल के अंदर। वैसे पोटेशियम जो है इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर है, और सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि इसका लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। सोडियम का कितना होता है, 135 to 145 मिलीक्यूलॉन, जबकि पोटेशियम का 3.5 to 5 रहता है सीरम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये। दूसरा एक और इसका एंटीडोट, यानी कि इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो क्या दे सकते हैं, कायक्सिलेट दे सकते हैं। कायक्सिलेट हम रेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं और ओरली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, स्पाइरोलैक्टोन को अवॉइड करना है। स्पाइरोलैक्टोन क्या है, एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है जो पोटेशियम को बचा के रखता है, क्योंकि पोटेशियम तो पहले ही ज़्यादा है, तो इस प्रकार के डायरेटिक्स हम उसमें नहीं देंगे, ध्यान रखना है ये भी। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, ये इसमें हाइपर मैग्नीशियमिया रहेगा, हाइपर फोस्फेटेमिया रहेगा, हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया रहेगा। ठीक है, अब डाइट का मैंने बताया था, डाइट क्या क्या देंगे, क्या क्या डाइट दे सकते हैं किडनी डिजीज वाले में। लो प्रोटीन देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट और लो पोटेशियम और लो फॉस्फोरस डाइट देंगे। ठीक है,
इसके अलावा कार्डियक मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पोटेशियम क्या करता है, ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस करता है। अभी मैंने बताया था हाइपोकैलेमिया क्या करता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग उसको करते रहना है। डेली वेट भी मेजरमेंट करना है, यानी कि 1 से 2 पाउंड पर डे बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पेशेंट के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है। इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन लेवल एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 50% किडनी फंक्शन क्या हो गए हैं, लॉस हो गए हैं। किडनी 50% काम करना बंद कर देती है, कर चुकी है। क्रेटिनिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0.6 to 1.2 ग्राम पर DL, याद रखने वाली चीज है, याद रखना है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन कितना होता है, 8 से 25 मिलीग्राम पर DL होता है। यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है, 2.5 to 8 मिलीग्राम पर डी होता है। तो देखिए यहाँ में मैंने इस डायग्राम में कुछ चीजें दिखा रखी हैं, जो कि रिनल डिजीज के अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे वो यहाँ पे दिखा रखी है। CNS में क्या है, कंफ्यूजन कोमा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम सोडियम चेंजेस जो है, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, ये CNS को इफेक्ट करेंगे। एनीमिया होगा, क्योंकि किडनी किसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, स्किन के अंदर प्लूराइटिस हो सकता है, क्योंकि यूरिया का लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर, इसमें तो ब्लड के अंदर, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया के जो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था यूरेमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड प्लूराइटिस। तो ये इसमें सिम्टम्स मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जीआई ट्रैक्ट में क्या आ सकता है, वोमिटिंग, नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, रीनल ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये क्यों होता है, क्यों होगा, कैल्शियम क्या होगा, कमी रहेगी, कैल्शियम की कमी रहेगी तो PTH जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो एक्टिवेट होगा, और ये क्या है, डिमिनरलाइजेशन करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लग जाएगा, तो हड्डियां इसमें कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें रहेगा, एडिमा रहेगा पेशेंट के अंदर। और इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यही इसका ट्रीटमेंट है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रीनल कैल्कुलाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है किडनी स्टोन, किडनी के अंदर क्या हो गया, स्टोन हो गया। तो स्टोन यदि यूरोलिथियासिस है, यूरोलिथियासिस जो कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे है, यूरोलिथियासिस मीन्स क्या होता है, स्टोन इन यूरेटर, यूरेटर जो होता है उसके अंदर स्टोन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन। ठीक है, स्टोन इन किडनी, इसको बोलते हैं नेफ्रो, नेफ्रो मतलब किडनी, और लिथियासिस मीन्स होता है स्टोन। कोज क्या क्या हो सकते हैं, कि किडनी स्टोन के क्या कॉज हो सकते हैं, क्यों होती है किडनी स्टोन, तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इसके साथ साथ कुछ डाइटरी फैक्टर होते हैं, यानी कि कैल्शियम ज़्यादा ले रहा है, विटामिन डी ज़्यादा ले रहा है, प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, या फिर ऑक्सलेट डाइट ले रहा है, प्यूरिन डाइट, ऐसी डाइटें वो ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी वजह से भी उसमें चांसेस हैं कि रिनल कैल्कुलाई हो सकती है। साथ में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी बहुत मोस्ट कॉमन चांस कॉज होता है इसका, रिनल कैल्कुलाई का। देखिएगा, डिहाइड्रेट नहीं रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इमोबिलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इमोबिलाइज पेशेंट है उनके अंदर भी रिनल कैल्कुलाई हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन, ICU वगैरह में जो पेशेंट रहते हैं उनके अंदर देखो प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन रहते हैं, साथ में मोबिलाइज रहते हैं वो, तो उसमें ऐसा हो सकता है, कैल्कुलाई हो सकती है। देखो इसमें क्या होगा, रीनल कैल्कुलाई के अंदर पेन होगा, शार्प पेन होगा, अचानक से पेन होगा, और बहुत जैसे चाकू से काटते हैं ना, ऐसा सीवियर पेन होता है, शार्प। कहाँ पे होगा, लंबर रीजन में होगा, और रेडिएट होगा डाउन टू टेस्टिकल्स। जो मेल है, मेल में कहाँ रेडिएट होगा, टेस्टिकल्स में रेडिएट, फीमेल्स में ब्लैडर में रेडिएट होगा। पीछे की तरफ दर्द होगा लंबर रीजन में, और वो टेस्टिकल्स में रेडिएट होगा। दूसरा है यूरेट्रल कोलिक, यूरेट्रल कोलिक होगा। यूरेट्रल कोलिक मीन्स यदि स्टोन कहाँ पे, यूरेटर में है, तो यूरेट्रल कोलिक होगा, और वो कहाँ रेडिएट होगा, जेनाइटेलिया और थाई की तरफ रेडिएट होगा।
जेनेटलिया की तरफ या फिर थाई की तरफ रेडिएट होगा, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि उसमें रीनल कैल्कुलाई हो सकता है। साथ में लो ग्रेड फीवर हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग रहेगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें इंटरवेंशन में कि इंक्रोज करेंगे एम्बुलेशन को, यानी ताकि हमें रखना है कि पेशेंट को थोड़ा ऐसा हो, यदि जो बेड रिडन पेशेंट है उसको एम्बुलेट करवा सकें, ताकि इसके चांसेस कम हो, रीनल कैल्कुलाई के चांसेस कम हो। फ्लूइड उसमें ज़्यादा पिलाना है, और एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक से भी पेन हो रहा है पेशेंट को, रीनल कैल्कुलाई में पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देना पड़ता है। डाइट क्या क्या चीज़ें इसमें अवॉइड करवानी है, तो ऑक्सलेट डाइट जो है, ऑक्सलेट फूड्स इसमें अवॉइड करवाते हैं। ऑक्सलेट फूड्स में क्या क्या होते हैं, देखो बीट्स आता है, जो चुकंदर होता है वो आता है, ठीक है, पोटैटो और याम्स आते हैं, इसके अलावा स्पेनिश आता है। स्पेनिश मीन्स पालक, जो पालक भी इसमें भी ये आता है। गेहूँ है, बीन्स है, नट्स हैं, इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हैं, ब्लैक टी है और चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट। तो ये चीज़ें नहीं खानी है, ध्यान रखना। ऐसी चीज़ों से क्या होता है, पथरी पड़ सकती है। पथरी मीन्स स्टोन, किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है यहाँ पे, क्या है, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेजिया। तो दो वर्ड होते हैं, तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है साइज ऑफ सेल जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। इन कोई सेल है इनकी साइज बढ़ने लगती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। जबकि हाइपरप्लेसिया में क्या आता है, ये सेल्स हैं, 3 सेल्स से मान लो यहाँ पे, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल हाइपरप्लेसिया, और साइज ऑफ सेल हाइपरट्रोफी। स्लो enlargement ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड विद हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो यूरेथ्रा होता है उसके जस्ट दोनों साइड में होती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एज के साथ साथ ये हाइपरप्लेजिया, या तो सेल्स बढ़ जाती हैं इसमें, या फिर सेल्स की साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यूरेथ्रा को ब्लॉक करने लग जाता है, जिससे यूरेथ्रा क्या हो जाता है, पार्शली और कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर देखो, जैसे यूरिन करेगा, यूरिन पास करेगा तो यूरिन प्रॉपर आएगा क्या, उसकी धार जो स्ट्रीम है वो सही नहीं आएगी। ठीक है, तो जो उसका अर्ली साइन है, अर्ली साइन क्या रहेगा इसका, डिमिनिश्ड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। जो यूरिनरी स्ट्रीम है, जो यूरिनरी स्ट्रीम्स जो आएगी, स्ट्रीम में धार, तो यूरिन की जो धार बनेगी वो क्या है, कम होगी। क्या उसका फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या हो गया है, इसको दबा दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड ने, तो यूरेथ्रा क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इसकी वजह से अर्ली साइन रहेगा डिमिनिश्ड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। और लेट साइन, यदि ज्यादा दबा देंगे तो क्या होगा, ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन, क्या रहेगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। जैसे जैसे यूरिन करेगा, यूरिन के बाद भी उसमें ड्रिबलिंग रहेगा, ठीक, इनकॉन्टिनेंस, यानी कफिंग वगैरह के साथ भी थोड़ा बहुत ड्रिबलिंग हो सकता है। तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन क्या है, लेट साइन है, और डिमिनिश्ड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम क्या है, अर्ली साइन की, किसका, बीपीएच का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। ऐसे वाले बीपीएच वाले पेशेंट में क्या करेंगे हम, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएंगे 2 से 3 हजार ml पर डे। यदि कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो ऐसी मेडिकेशंस अवॉइड करवाएंगे जो यूरिनरी रिटेंशन करवाती हैं, जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक्स मेडिकेशन, एंटीहिस्टामिन और एंटी डिप्रेसेंट। ये क्या करवाती हैं, यूरिनरी रिटेंशन का कोज करवा सकती हैं। तो ऐसे मेडिकेशन नहीं देंगे, वैसे ही उसमें कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरेथ्रा में, और फिर यूरिनरी रिटेंशन रहेगा। डिक्रीज इंटेक ऑफ कैफीन, कैसी कैफीन नहीं देंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं देंगे, और एसिडिक फूड्स नहीं देंगे, ये भी इसको इनक्रेज करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, देखिएगा। उसमें क्या है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर इफ यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml/h। तो ये रीनल सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंटरवेंशन से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि किसी पेशेंट के अंदर 30 ml/h से कम यूरिन आउटपुट आ रहा है, 1 घंटे में 30 ml से कम आ रहा है, तो हमें इन्फॉर्म करना है। नॉर्मली कितना होता है यूरिन आउटपुट, कितना आना चाहिए, 0.5 ml
टू 1 ml पर केजी पर हावर। जैसे 60 किलो का पेशेंट है, 60 किलो का पेशेंट है तो 1 हावर में कितना आएगा इसमें, 1 हावर में कितना आएगा, 30 से 60 ml पर। तो यदि 30 ml से कम आ रहा है तो हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है। आफ्टर रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, सुपाइन देते हैं और पिल्लो अंडर फ्लैगनेचर, पिल्लो लगा देते हैं उसके नीचे। इसके साथ साथ जैसे लीवर बायोप्सी है, कोई भी ऑर्गन्स की बायोप्सी हम लेते हैं तो हम उसे कंप्रेस करके रखते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, वहाँ पे क्या करके रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं और सुपाइन पोजीशन देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज बेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये किसका डायग्राम, ये जो डायग्राम दिखा रखा है किसका है, ये वाला, बता सकते हो आप। ये है आपका डायलाइसिस मशीन। क्या है, डायलाइसिस मशीन, ये डायलाइसिस मशीन। ठीक है, ये डायलाइसिस मशीन है, ये भी डायलाइसिस मशीन। ये डायलाइजर है, ये यहाँ पे हर पेशेंट के लिए अलग ला के लगाना पड़ता है, डायलाइजर इसको बोलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। यही है आर्टिफिशियल किडनी, यही करती है फिल्टर का काम। इसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर, डायलाइजर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, किसका डायग्राम है, ये भी उसी का डायग्राम, डायलिसिस मशीन का। ठीक है, ये 3 डायग्राम है डायलिसिस मशीन का, देख लीजिए इनको अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार, किसका डायग्राम है, तो ये देख लीजिए। ऐसा डायलाइजर मिलेगा उसमें। ठीक है, ये पोर्ट मिलेगा, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता रहता है, तो ये किसका है, आपका डायलाइसिस मशीन। इस तरीके से रहती है, ये डायलाइजर रहा है इसमें। ठीक। और ये किसका है, ये डायग्राम किसका है, ये है एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, ये एनेस्थीसिया मशीन है। इस प्रकार की रहती है एनेस्थीसिया मशीन। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसमें वेपोराइजर्स होते हैं दो। ठीक है, ये मॉनिटर होता है। एक वेंटिलेटर का आता है। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसलिए ये डायग्राम दिए हैं दोनों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एनेस्थेटिक मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन है, और ये क्या है, डायलिसिस मशीन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।